वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आइए आज हम देखते हैं क्लास 12th हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का 5वां भाग। इससे पहले हम जान चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद किस तरह से आर्यवैदिक सभ्यता विकसित हुई। आर्यवैदिक सभ्यता के बाद जनपद महाजनपद बने। मगध पहला बड़ा साम्राज्य बना। मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जनपद किस प्रकार बना और मगध पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंश कौन से थे। और उन राजवंशों में मौर्य साम्राज्य को हमने विशेष महत्व दिया। हमने स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को समझा और अशोक के अभिलेख देखे। हमने ये भी जाना कि इस काल के यानी 600 शताब्दी ईसा पूर्व से 600 शताब्दी ईस्वी के बीच का जो इतिहास है उसके सबसे मेन सोर्सेज कौन से हैं। मेन इसके सोर्सेज हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। और ये जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें अभिलेख और सिक्कों के बारे में हमने विस्तार से जाना। तो आइए अब हम देखते हैं मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्यन ईरा। मौर्य काल के बाद भारत में शासन करने वाले विभिन्न राजवंश कौन से थे, उनके द्वारा अपनाई गई नीतियाँ कौन सी थी और उनमें सबसे बड़ा कौन सा था, ये सब हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए आज के हमारे वीडियो में मेन टॉपिक क्या है। देखिए मेन टॉपिक्स को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले है कि मौर्योत्तर काल में पोस्ट मौर्यन एम्पायर में राजवंश कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ। तो मौर्य काल के बाद, मौर्य डायनेस्टी के बाद शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त और पुष्यभूति, इस तरह से ये राजवंशों का उदय हुआ जिन्होंने मगध पर शासन किया। कुछ ने मध्य भारत, कुछ ने दक्षिणी, और गुप्त साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को एक बार फिर से मौर्यों की भांति एकजुट किया। और उसके बाद आए पुष्यभूति वंश। तो ये तो है मौर्योत्तर काल की डायनेस्टीज, भारतीय डायनेस्टीज जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में और मगध पर रूल किया। दूसरा हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में मतलब पोस्ट मौर्यन एम्पायर में जो है फॉरेन से, बाहर से विदेशी जो शक्तियाँ आई जिन्होंने भारत पे हमला किया, फॉरेन इन्वेडर्स, और जो भारत में ही जिन्होंने अपना शासन भी स्थापित कर लिया, भारत में ही बस भी गए, भारत के कल्चर को एडॉप्ट भी कर लिया। उनमें है इंडो ग्रीक, शकाज, कुशाणाज एंड हुन्स। ये विदेशी थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में भारत के अलग अलग हिस्सों पर शासन किया। इसके बाद हम देखेंगे इसी दौरान साउदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत में मेन कौन से राज्य थे। चूंकि वो पहले छोटे राज्यों से विकसित होते हुए, छोटे छोटे रियासतों से विकसित होते हुए बड़े बने, इसलिए इन्हें राजा और सरदारियाँ कहा गया है। इसमें बेसिकली चेर, चोल और पांड्य, ये 3 राज्य हम देखेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चोल राजवंश। उसके बाद हम देखेंगे मौर्योत्तर काल का राज्यत्व दैव्य सिद्धांत। मीन्स मौर्य साम्राज्य के बाद ये जितने भी राजवंशों ने शासन किया, इन्होंने शासन करने के लिए कौन से रूल को फॉलो किया, शासन करते हुए इन्होंने क्या चीज़ शो की, क्या चीज़ फॉलो की, कौन से नियम, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। तो इसमें एक कॉमन है, वो है दैव्य यानी डिवाइन ओरिजिन, राजत्व दैव्य सिद्धांत। डिवाइन ओरिजिन मीन्स जो राजा है इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ये एक देवता के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू द गॉड। इसका ओरिजिन गॉड से हुआ है, ना कि ये कॉमन पीपल की तरह ऑर्डिनरी पीपल है। ओके, तो हम ये देखेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य, जो हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य, इसको हम विशेष विस्तार से देखेंगे, इसके शासकों के बारे में और गुप्त काल के इतिहास जानने के सोर्सेस को। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए जिसमें आपके पूरे टॉपिक कवर होंगे। और आज क्लास 12th का CBSE का रिजल्ट आया है। बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। आई होप कि आप भी इस समय अपनी स्टडी करके आने वाले समय में आप भी अपना बहुत बेहतर रिजल्ट दें, पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ें और अच्छे से परफॉर्म करें। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको देखें, क्योंकि ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तभी आपको समझ आएंगी।
मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपने लिंक ऐड कर दूंगी, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो आइए हम अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल में राजवंश, पोस्ट मौर्यन एम्पायर की डायनेस्टीज। सबसे पहले हम देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र जो शुंग हैं वो एक्चुअली कौन थे? अंतिम जो मौर्य शासक था वृद्धर्थ, उसके प्रधानमंत्री, उसके खास मंत्री थे जिन्होंने इसकी वृद्धर्थ की हत्या कर दी और अपने वंश की नींव रखी। ये बेसिकली एक ब्राह्मण थे, ये भी एक शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कई युद्ध से अपने साम्राज्य को विस्तार किया, विजय अभियान किए। अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। आपको इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है शुंग एम्पायर। ये जो पूरा जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा शुंग एम्पायर है। ओके, इस वंश के जो बाकी शासक थे उसमें है अग्निमित्र, ज्येष्ठिमित्र, भद्रक, भागवती और देवभूति। देवभूति इसके अंतिम शासक थे। ये जो देवभूति हैं, इन देवभूति की हत्या इनके अमात्य, इनके मंत्री वासुदेव ने कर दी 73 ईसा पूर्व के लगभग, और इन्होंने कण्व वंश की नींव रखी, जो कि आप मानचित्र में देख सकते हैं। दोनों ही आपको मगध पर शासन करने वाले राजवंश नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में हम विस्तार से उदाहरणों सहित हम 3rd चैप्टर में जब हम सोशल लाइफ डिस्कस करेंगे तब हम जानेंगे। सातवाहन जो शासक हैं बेसिकली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोदावरी और कृष्णा नदी जो घाटियाँ हैं उस क्षेत्र में फैला था। जो सिमुक है इसका संस्थापक माना गया है लगभग 60 ईसा पूर्व के लगभग। आपको यहाँ सातवाहन राज्य नजर आ रहा है मानचित्र में। इसके प्रसिद्ध शासक जो थे उसमें सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो है वो मेन शासक है। सातकर्णी प्रथम है, वो भी एक प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया और पूरे दक्षिण भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करवाया। गौतमीपुत्र जो सातकर्णी हैं वो इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने गए। उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों का नाश किया। पश्चिमी क्षत्रप आप याद रखिए, आपको मानचित्र में नजर आ रहा है पश्चिमी क्षत्रप। ये बेसिकली जो शक शासक थे उन्हीं की एक ब्रांच थे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमणकारी जो इस काल में आए थे उनमें से ये एक हैं। इन्हें पश्चिमी क्षत्रप, जो उज्जैन जो क्षेत्र है उसके में, उसके आसपास के क्षेत्र में इनका शासन था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति का नाश किया और अपनी जो शक्ति है उसको पुनर्स्थापित किया। इस तरह से एक विशाल साम्राज्य कायम किया। इसके बाद हम देखें विशिष्ट पुत्र पुलवामी। विशिष्ट पुत्र पुलवामी ने क्या किया? यही जो पश्चिमी क्षत्रप हैं इनकी पुत्री रुद्रदामन जो है, इनकी पुत्री से विवाह संबंध स्थापित किए। इसके बारे में भी 3rd चैप्टर में हम जानेंगे। जब विवाह संबंधी हम उदाहरण देखेंगे उनमें इसका एग्जाम्पल आएगा। उसके बाद आइए एक अन्य राजवंश था वाकाटक। वाकाटक राजवंश जो है आपको याद आया होगा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गुप्त शासक ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था वाकाटक वंश में, और प्रभावती गुप्त द्वारा दान दिए जाने के साक्ष्य हमने भूमि अनुदानों में डिस्कस किए थे कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभावती गुप्त द्वारा दान दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो वाकाटक वंश जो है उसमें बताया कि 30वीं शताब्दी से के मध्य से लेकर लगभग 6वीं शताब्दी के अंत तक इन्होंने शासन किया। बेसिकली मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से लेकर दक्षिण में पश्चिमी जो बरार है प्राचीन, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र और दक्षिण में कर्नाटक तक यानी सुदूर दक्षिण तक इन्होंने विस्तार किया। इनके प्रसिद्ध शासक रुद्रसेन और विंध्य शक्ति माने गए हैं। इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, मौर्योत्तर काल में जो बाहरी आक्रमण हुए और बाद में उन शासकों ने आकर भारत में ही शासन स्थापित कर लिया। तो पहला है इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी शासक, ये बेसिकली उत्तर पश्चिम जो भारत है उसमें इनका क्षेत्र शासन क्षेत्र था। ये इसके प्रसिद्ध शासक है अपोलोडोटस और मिनेंडर या मिनांडर।
स्ट्रबो जो हैं वो बताते हैं कि इस इंडो ग्रीक रूलर्स में सबसे महान शासक था मिनेंडर, ऐसा स्ट्रबो का कहना है। आप देख पा रहे हैं मिनेंडर को। और ये हिंद यूनानी शासक वही हैं जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि भारत में राजा की शक्ल वाले पहले सिक्के, राजा के नाम और उपाधियों वाले, राजा की शक्ल वाले पहले सिक्के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तर पश्चिम भारत में इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए थे। ये वही शासक हैं। ओके, नंबर 2 देखिए, शक या सिथियन। बेसिकली इनका मूल निवास मध्य एशिया था और सिथियन प्रांत के थे, इसे इन्हें सिथियन भी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध शासक जो था वो रुद्रदामन था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो फेमस है। बेसिकली ये जो अभिलेख है ये अशोक का अभिलेख है, अशोक का 14 शिलालेख। और इसी पे बाद में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने अपनी उपलब्धियां लिखवाई और फिर उसके बाद जो शक शासक है रुद्रदामन, उसकी उपलब्धियां भी उस पर लिखी हुई हैं। ये रुद्रदामन को आप देख पा रहे हैं और ये वही रुद्रदामन है जिसे पश्चिमी क्षत्रप कहा। आपको ध्यान आ रहा है, पश्चिमी क्षत्रप, जिससे रुद्रदामन की पुत्री से वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने विवाह किया था। ये वही पश्चिमी क्षत्रप है। तो आप समझ पा रहे हैं ये शक शासक है और शकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। आगे देखिए, कुषाण, ये भी एक शक्ति थी जो मध्य एशिया यानी पश्चिमी चीन के कांसू प्रांत से आई थी और ये यूची जाति के थे। एक्चुअली यूची जाति जो है वो बेसिकली बाद में 5 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिनमें सबसे पॉपुलर एक शाखा भारत आती है और वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है, जिसको कुषाण नाम से जाना गया, इसलिए इनका नाम कुषाण भी पड़ा। इसके जो संस्थापक थे, कुजुल कड़फिसेस इसका संस्थापक था। फेमस इसका जो रूलर था वो था कनिष्क। कनिष्क को आप देख पा रहे हैं। कनिष्क ने 78 ईस्वी में ये राजा बना और राजा बनने के साथ ही इसने एक महत्वपूर्ण काम करवाया। वो क्या था? शक संवत प्रारंभ करवाया। जैसे आज हम अपना टाइम बताते हैं तो कैसे डिस्कस करते हैं, 2020 ईस्वी है, ईस्वी, ठीक है, टाइम कैलकुलेट करने का तरीका। उसी हिसाब से इन्होंने भी शक संवत चलाया। कब? 78 ईस्वी में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। चौथी बौद्ध संगीति, अगर आपने गौर किया तो पिछले 3 जो वीडियोस हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि बौद्ध धर्म की मीटिंग्स होती थी जिन्हें संगीति कहा गया। पहली जो थी अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, अब उसके बाद कुषाण शासक कनिष्क। इस तरह से अजातशत्रु द्वारा पहली, फिर कालाशोक द्वारा दूसरी, अशोक द्वारा तीसरी और चौथी जो है वो कनिष्क के द्वारा करवाई गई। कहाँ? कुंडल ग्राम जो कश्मीर में है। देखिए जो कनिष्क है, कनिष्क की मेन राजधानी तो पेशावर थी और फिर इन्होंने मथुरा को भी राजधानी बनाया था। इसका जो साम्राज्य है वो सेंट्रल एशिया, खुरासान से लेकर वाराणसी, यूपी, आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो साम्राज्य है रेड बाउंड्री से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कुषाण साम्राज्य है। मध्य एशिया, पश्चिमी उत्तर भारत से लेते हुए सेंट्रल एशिया, गंगा नदी क्षेत्र तक ये पहुँचे हुए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं ग्रीन जो है कलर, उसमें कुषाण साम्राज्य दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये जो पूरा है ये कुषाण साम्राज्य दिखाया हुआ है और इसके प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो उल्लेखनीय कार्य किए, उनके लिए इसे इतिहासकार द्वितीय अशोक की संज्ञा भी देते हैं। इसके बाद देखिए हूण, एक जाति थी हूण। इनका मूल निवास स्थान भी सेंट्रल एशिया था। ये खानाबदोश बर्बर जाति मानी गई। कुछ इतिहासकार इन्हें दैत्य भी कहते हैं, दैत्य, राक्षस यानी जाइंट। अच्छा, भारत में जनरली ये 5वीं शताब्दी ईस्वी यानी 450 ईस्वी के लगभग पश्चिम भारत से इनका प्रवेश होता है और इनके प्रसिद्ध शासक हैं तोरमान और मिहिरकुल। सबसे पहले 458 ईस्वी में जो स्कंदगुप्त हैं उनके शासनकाल के समय इन्होंने हमला किया तोरमान ने, लेकिन ये असफल रहे और हमला किया, ये असफल रहे। लेकिन उसके बाद जो इसका प्रसिद्ध शासक था तोरमान, इसने बार बार हमला करके
कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से ये हमने पढ़े जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होकर भारत में आने वाली विदेशी शक्तियाँ जो बाद में भारत में ही बस गई, भारतीय संस्कृति को जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया, भारतीय संस्कृति के साथ जिनका आत्मसातीकरण हो गया। अब देखिए हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में कौन से राजवंश थे। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तमिलकम। तमिलकम क्या है? तमिलकम बेसिकली वो क्षेत्र है दक्षिण भारत का जिस क्षेत्र में चोल, चेर, पांड्य 3 राजवंशों का उदय हुआ था। उनके क्षेत्र को कलेक्टिवली उनको राज्य कहते हैं, लेकिन चूंकि छोटे राज्य थे तो इनको सरदारियां भी कह दिया। इन छोटी सरदारियों का उदय हुआ था। इनका जो वो एरिया था, क्षेत्रफल, वो क्षेत्र को तमिलकम कहा, जिसमें बेसिकली प्रेजेंट के तमिलनाडु, आंध्रा और केरल के क्षेत्र आते हैं। अब बात आई कि सरदार और सरदारी ये क्या इस तरह के शब्द क्यों इस्तेमाल किए हैं, इनको सीधा साम्राज्य क्यों नहीं कह दिया? तो ये पहले छोटे से लेवल से शुरू होकर इन्होंने एक बड़े स्तर पर अपना राज्य स्थापित किया। तो सरदार किसे कहते हैं? एक शक्तिशाली सरदार जो है वो एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। उसका जो पोस्ट है वो वंशानुक्रम हो ये ज़रूरी नहीं, मीन्स पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से वो पावर संभालें ये ज़रूरी नहीं। ऐसा हो भी सकता था और नहीं भी। इसके फॉलोवर्स कौन होते थे? इसके फॉलोवर्स इसकी फैमिली और रिलेटिव्स है वही होते थे। बेसिकली ये जो सरदार होते थे ये क्या काम करते थे? ये कोई भी जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको करते थे, और जो युद्ध में ये लीडरशिप लीड करने का काम करते थे। और अगर लोगों में डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व, विवादों को सुलझाने का काम करते थे। इनके अंडर जो लोग रहते थे उनसे बेसिकली ये भेंट लेते थे। याद रखना, भेंट, कर नहीं लेते थे। कर तो केवल राजा ही लेते थे, और अभी ये राजा नहीं बने हैं, ये स्मॉल लेवल पर अभी ये सरदार ही हैं। और जो भेंट प्राप्त करते थे उनको अपने समर्थक फॉलोवर्स में बांटते भी थे ये। और दूसरी चीज़, इनके पास कोई परमानेंट सेना या अधिकारी नहीं थे राजा की तरह, इसलिए इन्हें सरदार कहा गया। इनकी छोटी सरदारियाँ धीरे धीरे ये डेवलप होते हैं और बड़ा रूप लेते हैं। अब देखिए इनके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? दक्षिण भारत के ये जो चेर, चोल, पांड्य राजवंश हैं, इनको जानने के स्रोत हैं मैगजीन्स के इंडिका, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने के स्रोत में कि मौर्य साम्राज्य में एक जो विदेशी राजदूत आए थे मैगजीन्स, उन्होंने एक पुस्तक लिखे थे इंडिका, उसके माध्यम से उसमें भी इनका डिस्कशन है। अशोक के अभिलेख जो है 2 और 13, उनमें भी ये उल्लेख है चोल, चेर, पांड्य का। ओके, इसके अलावा जो कलिंग शासक जिसको अशोक ने हराया था, कलिंग राज्य जिसको अशोक ने जीता था, तो कलिंग शासक थे एक खारवेल। उनका एक गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख, यानी कि इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। उसमें भी डिस्कशन है कि खारवेल ने तमिल के 3 राज्यों को हराया था। तामीर यानी 3 राज्य, चेर, चोल, पांड्य को उसने हराया था। इसके अलावा एक दक्षिण भारत का एक बहुत अच्छा साहित्य है, बहुत इम्पोर्टेंट साहित्य है संगम साहित्य। उससे भी इन 3, वो मेन सोर्स है इन 3 राजवंशों को जानने का। एक्चुअली ये क्या था, ये जो 3 राजवंश थे, चेर, चोल, पांड्य, इनके कवि जो थे, कवि, पोइट, वो एक स्थान पर इकट्ठा होकर समय समय पर एक स्थान पर इकट्ठा होते और अपनी एक सभा कहते हैं, एक अपना मीटिंग कहते हैं, एक इस तरह का ऑर्गेनाइज करते। वहाँ वो अपनी जो रचनाएं हैं, अपनी पोइट्रीज़ हैं, वो शेयर करते, और उसके बाद बेस्ट पोइट्रीज़ को उन्होंने कलेक्शन करके स्टोर कर लिया, कलेक्शन कर लिया उनका। तो वो जो कलेक्शन से जो बुक्स बनी उसे ही संगम साहित्य, क्योंकि इस सब के संगम से बनी है इसलिए इसे संगम साहित्य कहा गया, जिसमें तीनों स्टेट्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो संगम साहित्य जो है, संगम शब्द एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है संघ। संघ मतलब तमिल जो कवि हैं, बेसिकली तमिल इनकी लैंग्वेज थी, तमिल जो कवि हैं उनका एक संघ या सम्मेलन मीटिंग होती थी। कोई राजा जो है वो उन्हें इस तरह से स्पॉन्सर करते थे, आयोजित करते थे, उसमें ये डिस्कशन करते थे, और डिस्कशन के बाद यानी काव्य संग्रह जो है, यानी जो उनकी पोइट्रीज़ हैं, उनके संग्रह हैं, उनका संगम होता था। सब तीनों स्टेट्स के जो पोइट्स हैं वो अपनी पोइट्रीज शेयर करते थे, और उसके शेयरिंग करने से ये जो कलेक्शन बना है इसलिए से संगम लिटरेचर, संगम साहित्य कहा है। और
इसके अनुसार चेर चोल पांडे का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही प्राचीन समय से है, यानी बहुत पहले से है। इसी के अलावा तमिल लैंग्वेज में एक और बुक है, महाकाव्य, इपिक है, बड़ी बुक, बड़ा ग्रंथ, जैसे महाभारत एक इपिक, शिल्पाधिकारम उसका नाम है। उसमें बताया है पांडे राजा हैं एक सेन गुटवन, उनकी वन यात्रा का बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जब वो वन में जाते हैं तो वनवासी कॉमन लोग उनका कैसे स्वागत करते हैं, भव्य स्वागत। अब आइए हम वन बाय वन देखते हैं। चेर राज्य, चेर राज्य आपको दिखाई दे रहा है, आधुनिक जो केरल है उस क्षेत्र में जो फैला हुआ आपको ये छायांकित जो क्षेत्र है शेडेड, ये चेर राज्य है। मॉडर्न जो केरल है और कुछ तमिलनाडु का हिस्सा। चेर राजाओं का पहला जो उल्लेखनीय नाम है, चेरों में सबसे प्रथम उल्लेखनीय नाम फेमस जो है वो उदयन जिरल को माना गया, और उसके बाद उसका फेमस दूसरा राजा उसका पुत्र नेदुर जिलियन आदन था। इसने बहुत सारे राजाओं को परास्त किया था, शूरवीर था, और उसके बाद इसने अधिराज की उपाधि धारण की थी, उस समय की फेमस जो उपाधि थी, और इस तरह से इसने अपनी सीमाओं का विस्तार भी किया था। उसके बाद हम देखें चोल। चोल बेसिकली आपको ये नज़र आ रहा है, तमिलनाडु जो क्षेत्र है वहाँ आपको ये चोल साम्राज्य नज़र आएगा। ये बाद में विस्तार किया है, बेसिकली ये जो यहाँ का क्षेत्र है ये बाद में विस्तार हुआ है। यहाँ हम पांडे साम्राज्य देखेंगे, पांडे राज्य को अगली स्लाइड में। तो जो चोल राज्य है उसका पहला डिस्क्रिप्शन, पहली बार उसके बारे में पाणिनि ने अपनी बुक लिखी अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी बुक से हमें पता चलता है। इसके अलावा और कौन से सोर्सेज हैं, महाभारत जिसको हम 3rd चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, संगम साहित्य जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है पीछे, इनसे हमें पता चलता है। मध्यकाल के प्रारंभ में इसे चोल मंडलम यानी कोरोमंडल भी कहा जाता था, जैसा कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कोरोमंडल तट वगैरह। इसकी स्थिति है पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच में। जो पांडे राज्य है उसके, ये पांडे राज्य मैंने बताया, इसके उत्तर में, और आधुनिक जो कावेरी नदी घाटी है, कोरोमंडल और तिरुचिरापल्ली का जो तंजौर क्षेत्र तक ये पूरा विस्तृत है, यानी ये पूरा एरिया इसका है। इसके अलावा इसकी राजधानी जो है स्टार्टिंग में तो थी उरेयूर जो तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में थी, और उसके बाद कालांतर यानी लेटर ऑन ये बुहार में हुई, और उसके बाद तंजावुर में। इसके प्रसिद्ध शासक माने गए हैं करिकल को। ओके, अब हम तीसरा देखते हैं पांडे राज्य। देखिए इसमें तीनों राज्यों को दिखाया है। स्टार्टिंग की जो उनकी कंडीशन है, ये चोल हैं, ये चेर हैं, और ये हैं पांड्य। इस तरह से ये दक्षिणी क्षेत्र में इनकी स्टार्टिंग की जो है, उसके बाद चोलों ने बहुत ज़्यादा विस्तार किया। आइए हम देखते हैं पांडे राज्य को। पांडे राज्य की जो स्थिति है भारत के सुदूर दक्षिण, एकदम दक्षिण जो क्षेत्र है, जहाँ ये बताया सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व, यानी ये पूर्व का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, जिसमें तिरुनेलवेली, रामानद और मदुरै के जो मॉडर्न ज़िले हैं, आधुनिक जो ये ज़िले हैं, ये उस समय उसमें शामिल थे। इसकी जो कैपिटल है वो थी मदुरै, और संगम जो लिटरेचर है उसमें जो पांडे शासक है उनका वर्णन मिलता है। नेदुन जेलन जो है उसको बहुत ही महान शासक के रूप में डिस्क्राइब किया है संगम लिटरेचर में। अब ये जो साम्राज्य थे ये बहुत समृद्ध भी थे, प्रॉस्पेरियस थे, तो इनकी इनकम के सोर्सेज क्या थे वो हम थोड़ा सा देख लें। संगम साहित्य जो है वो सुदूर दक्षिण में विस्तृत 3 इम्पोर्टेंट राज्य थे, और ये बहुत ही प्रॉस्पेरियस थे। इसका मेन रीज़न था इनके नेचुरल रिसोर्सेज और प्रॉफिटेबल फॉरेन ट्रेड, यानी उनके रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे थे, प्राकृतिक संसाधन, साथ ही साथ जो विदेश व्यापार था वो भी बहुत ही फायदेमंद था। पश्चिमी देशों से व्यापार करते थे, बेसिकली मसाला, हाथीदांत, मोती और रत्न मेन वस्तुएं होती थी। उरेयूर जो क्षेत्र है वो सूती वस्त्र के लिए बड़ा ही फेमस था। रोम जो है, रोम के इनसे व्यापारिक संबंध थे, तीनों से ही। रोम जो है वो किस किस चीज़ को इंपोर्ट करता था, तो देखिए रोम जो है रॉ मटेरियल में तो वो तांबा, टिन, शीशा, पुखराज एक धातु होता है, वो नवरत्न होता है, नवरत्न 9 जो जेम्स होते हैं हमारे, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, उस तरह से चकमक पत्थर, तो ये चीज़ें तो रॉ मटेरियल थी जिसको वो इंपोर्ट करता। अच्छा, जो तैयार प्रोडक्ट था, तैयार उत्पाद, वो क्या था, बहुत ही अच्छी किस्म की शराब, सुंदर वस्त्र, कलात्मक आभूषण, सोना, मतलब बहुत ही आर्टिस्टिक ज्वेलरीज,
हाँ, सोना, चांदी और मिट्टी के आर्टिस्टिक बर्तन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। अब रोम को निर्यात क्या की जाती थी? रोम को निर्यात की जाती थी, ये सब रोम से मंगाया जाता था और रोम को भेजी जाती थी। हमारे यहाँ से सबसे मेन चीज़ थी मसाले, स्पाइसेस, गरम मसाले, स्पाइसेस, जिसमें काली मिर्च सबसे ज़्यादा फेमस थी, जिसे यवन प्रिया या काला सोना कहा गया। इतनी फेमस थी कि उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा गया। तो मसाले थे, औषधीय जड़ी बूटियाँ यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, प्लांट्स हैं, वो भेजे जाते थे। बहुमूल्य रत्न, इसके अलावा जो हाथी का दांत होता है उससे बहुत सारी ज्वेलरीज और फर्नीचर्स चीज़ें बनती हैं। टिम्बर, रंगीन सूती वस्त्र, मलमल इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ क्लोथ, नील यानी इंडिगो, लाख जिसकी चूड़ियाँ बनती हैं। ये सारी चीज़ रोम को एक्सपोर्ट होती थी और इस तरीके से बहुत ही अच्छा व्यापार था। रोम जो है, इनकी जो कीमत है वो सोने की मुद्रा में चुकाता था। और दक्षिण भारत में मैंने आपको बताया अरिकामेडु पूर्वी एक तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र पे एक स्थल मिला है अरिकामेडु, जहाँ बड़े पैमाने पर रोम के सिक्के, रोमन लैम्प और भी विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो इस बात का साक्ष्य हैं कि रोम से बड़े पैमाने पे प्रगतिशील व्यापार संचालित कंडक्ट करवाया जाता था। अब बताया कि दक्षिण भारत के जो श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, है ना, साउथ ईस्ट जो देश हैं, उनसे भी इनके ट्रेड रिलेशंस थे। मसाला हो गया, चंदन हो गया, ये लकड़ियाँ प्रमुख थे इसमें। और जो श्रीलंका के व्यापारी थे वो भी तमिल आते थे, मतलब इस क्षेत्र में आते थे, ट्रेड करते थे। बट एक समझने वाली बात यह है कि इन तीनों में बहुत ही लैग थी, किसकी? यूनिटी की, एकता का बहुत ही अभाव था। ये आपस में संघर्ष करते रहते थे और धीरे धीरे इनकी शांति और शक्ति का ह्रास हो गया, इनकी पावर का डिक्लाइन हो गया ड्यू टू देयर कॉन्फ्लिक्ट। निरंतर कॉन्टिन्यू आपस में शक्ति वृद्धि के लिए इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। तो इस तरह से ये हमने देखा दक्षिण के जो छोटे छोटे राज्य थे। अब आइए हम देखते हैं कि पोस्ट मौर्यन एम्पायर जो डायनेस्टीज डेवलप हुई थी उनमें राजा किस तरह के रूल्स को फॉलो करते थे, राजा के रूल्स क्या थे एडमिनिस्ट्रेशन के, राजत्व सिद्धांत क्या थे। जो राजा है वो डिवाइन ओरिजिन मानते थे, दैव्य उत्पत्ति। तो आइए, ये एक नया टॉपिक शुरू होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, ये विचाराधीन काल मीन्स जिस टाइम को, पीरियड को हम डिस्कस कर रहे हैं, 600 शताब्दी ईसा पूर्व से 600 शताब्दी ईस्वी, इस टाइम पीरियड में एक नई राजत्व का कंसेप्ट डेवलप हुआ, डिवाइन ओरिजिन वाला, दैव्य अवधारणा। इसमें जो राजा थे वो अपनी स्थिति को उच्च यानी अपनी पोजीशन को दिखाने की कोशिश करते थे, उस हाई पोजीशन को बनाए भी रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक और सॉल्यूशन ढूंढा, वो था कि खुद को इन्होंने देवताओं के साथ एसोसिएट कर दिया कि यस, वो देवताओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राजा की पोस्ट को बिल्कुल डिवाइन घोषित कर दिया कि ये तो डिवाइन ओरिजिन है। राजा की जो पावर है, राजा की जो पोस्ट है, राजा का जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है? देवताओं से। ये देवता की संतान है। राजा ने इस तरह से अपने आप को जो बाकी लोग हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल, उनसे बेस्ट, उच्च और स्पेशल साबित कर दिया। और इस तरह की पॉलिसी अपनाने वाले फेमस और पहले शासक थे कुषाण शासक, जिनको अभी अभी हमने पढ़ा, जिसके प्रसिद्ध शासक कनिष्क के बारे में हमने पढ़ा, तो वही कुषाण शासक। तो जो कुषाण शासक थे उन्होंने इस नोशन को, राजत्व के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के बीच इनका जो साम्राज्य था, सेंट्रल एशिया से लेके पश्चिमोत्तर से होते हुए भारत के मध्य तक, इस पूरे साम्राज्य में, इस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया और उसमें इस उपाय को, इस नोशन को, इस कंसेप्ट को अच्छे से इन्होंने प्रचारित किया, फॉलो किया, यूज़ किया। तो अब देखिए, ये सब हमें किस किस से पता चलता है कि यस, इन्होंने डिवाइन ओरिजिन के कंसेप्ट को प्रचारित किया था, फॉलो किया था। सोर्सेज क्या हैं? इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत ही लिटरेरी जो ट्रेडिशंस हैं, कॉइन्स हैं और स्टैचूज़ हैं। और सबसे मेन तो इनकी स्टैचूज़ और कॉइन्स हैं, जिनसे हमें पता चलता है। तो इसको हम मेनली 2 पॉइंट्स में देखते हैं। पहला पॉइंट है मूर्तियाँ।
तो मूर्तियों को आप समझिए कि जो जो शासक थे, ये इन शासकों ने क्या किया, देवस्थान मतलब जहाँ देवताओं की मूर्ति रखी जाती है, यानी मंदिर, टेम्पल, वहाँ इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापित करवाई। किसने? कुषाण राजाओं ने। कुषाण राजाओं में कनिष्क फेमस हैं, हम उन्हीं को देख रहे हैं यहाँ। तो बताया है कि माठ, यूपी में एक जगह है माठ, मथुरा के पास, वहाँ इन्होंने कुषाण शासकों ने अपनी बड़ी सी मूर्ति स्थापित करी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने अफगानिस्तान में भी एक देवस्थान में अपनी बड़ी मूर्ति, विशालकाय मूर्ति स्थापित की। दूसरा तरीका जो इन्होंने फॉलो किया वो था टाइटल्स, यानी उपाधियों का। इन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स लिए। उन टाइटल्स को देख के लगता है कि रियली ये देवताओं की फैमिली से हैं, उनके ही संतान हैं। जैसे इन्होंने टाइटल लिया देवपुत्र, यानी देवता की संतान। बेसिकली ये मोटिवेट किससे थे? ये आपको पता है, सेंट्रल एशिया, पश्चिमी चीन से ये जो क्षेत्र है वहाँ से, कांसू प्रांत, वहाँ से आए थे ये। तो जो चीनी शासक हैं इनसे हाईली इन्फ्लुएंस थे। चीनी शासक जो हैं वो एक टाइटल धारण करते थे स्वर्गपुत्र, उसी से मोटिवेट होकर इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की। और जो प्रसिद्ध शासक हैं कनिष्क, देखिए आप ये सिक्के देख पा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देखा था, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करवाए किसने? कुषाण शासकों ने। कुषाण डायनेस्टी में हमें ये सबसे पहले सिक्के मिलते हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। आप इसको समझने के लिए पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। अब देखिए, जो प्रसिद्ध शासक जो हैं वो माने गए हैं कनिष्क। किसके अनुसार? इतिहासकार फर्ग्यूसन बनर्जी और राय चौधरी के अनुसार इस वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे। और कनिष्क ने, मैंने आपको बताया था, 78 ईस्वी में जब वो शासन करने गद्दी पर बैठे, उस समय इन्होंने शक संवत जारी किया था, स्टार्ट करवाया था। तो इस प्रकार ये राजत्व का दैव्य सिद्धांत हमने देखा। अब देखिए, राजाओं के बाद बीच में कुछ सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम, आपने 11th क्लास में देखा, चैप्टर नंबर 6 में 3 वर्ग जो थे हमारे, उसमें आपने देखा था कि किस तरह से पूरा जो यूरोप है वो फ्यूडल सिस्टम में डिवाइड था। एक तरह से पूरी सोसाइटी है, उसमें 3 कैटेगरीज में लोग थे। जो सेकंड कैटेगरी थी वो थी कुलीन, यानी लॉर्ड्स की, नोबल्स की, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे और ज़मीन के स्वामी वही होते थे। और उस ज़मीन पे रहने वाले लोग जो हैं वो उनको डिफरेंट तरह के टैक्सेस एंड सर्विसेज देते थे। तो ये जो सारा सिस्टम, इसे फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था कहा गया। ओके, तो हम बात करते हैं सामंती व्यवस्था की। 4वीं शताब्दी का ईस्वी का जो काल है, जिसमें गुप्त साम्राज्य की हम बात करें तो उसका जो उदय है, उसका राइज हुआ, उसका बेस भी क्या था? उसका बेस भी सामंत थे। मतलब इस समय आते आते सामंत जो हैं वो पावरफुल होते जा रहे थे। और जब सेंट्रल पावर, राजा जो है वो कमज़ोर होने लगे, दुर्बल होने लगे, तो ये सामंतों ने अपनी नई सत्ता स्थापित करके न्यू डायनेस्टीज एस्टेब्लिश कर दी। उसका एक एग्जाम्पल है गुप्त डायनेस्टी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम सामंती व्यवस्था के बारे में थोड़ी सामान्य बातें देखें। देखिए, बेसिकली ये जो सामंत थे, इनके पास बड़ी लंबी चौड़ी भूमि होती थी, उनका अधिकार होता था। इनका जो, ये अपनी लाइवलीहुड को अर्न कैसे करते थे, इनका गुजारा कैसे चलता था, इनके जो लोकल रिसोर्सेज हैं इनके ज़मीन में, उनसे इनका गुजारा चलता था। ये जो राजा है उस समय के पास के पावरफुल शासक जो होते थे, उनकी अधीनता स्वीकार करते थे, उनको रिस्पेक्ट शो करते थे, टाइम टाइम पे उनको गिफ्ट आदि भी देते थे। और जब कभी ज़रूरत होती थी तो राजाओं को सैनिक मदद, मिलिट्री हेल्प भी करते थे। लेकिन जब कभी राजा कमज़ोर पड़ते थे तो ये सामंत जो हैं ये अपनी शक्ति वृद्धि करके राजा बन जाते थे। जो दुर्बल शासक थे, वो दुर्बल शासक, प्राय दुर्बल मतलब कमज़ोर जो शासक होते थे, अक्सर वो शक्तिशाली राजाओं की अधीनता स्वीकार करने को विवश हो ही जाते थे। आपने ध्यान दिया, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लैंड डोनेशन, भूमि अनुदान वाला। तो वो जो भूमि अनुदान में हमने देखा था एक तरीका कि राजा को जब लगता था, इतिहासकार कहते हैं कि राजा अपनी कमज़ोर होती हुई शक्ति को फिर से मजबूत करने के लिए इन स्थानीय सरदारों से समर्थन हासिल करने के लिए भी ज़मीन दान देते थे। ये भी उनका एक तरीका था समर्थन जुटाने का। तो आप समझिए कि अब सामंती व्यवस्था जो था उसका अस्तित्व था और धीरे धीरे ये पावरफुल होते जा रहे थे।
अब हम देखते हैं इस काल की एक सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी जिसने मौर्यों के बाद भारत को एक बार फिर से यूनाइटेड किया, विशाल साम्राज्य स्थापित किया, गुप्त साम्राज्य, जो लगभग 240 ईस्वी से 550 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का ये क्षेत्र है, उसमें विस्तार करके समुद्रगुप्त ने बहुत बड़े क्षेत्र में किया और उसमें और ऐड किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य पे अपना शासन स्थापित किया। तो ये जो गुप्त साम्राज्य है ये कुषाण साम्राज्य के खंडरों पर स्थापित हुआ लगभग 30वीं शताब्दी के अंत में, यानी कुषाणों के बाद जब उनका अंत आ गया था। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य भगवत पुराण, इनसे हमें क्या पता चलता है कि आरंभिक जो गुप्त साम्राज्य था वो मगध और उत्तर पश्चिमी बंगाल तक और गंगा के तटीय प्रदेश इसमें शामिल थे, यानी जो सेंट्रल क्षेत्र थे बंगाल और ये वाले आरंभिक इसमें शामिल थे। उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होता है। इसकी स्टार्टिंग के जो शासक थे वो थे श्रीगुप्त और उसके बाद घटोत्कच, लेकिन मेन जो शासक थे वो हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद आगे हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। तो देखिए हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 320 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठे, पहला प्रसिद्ध शासक था इस वंश का और इसने सोने के भव्य सिक्के जारी करवाए। अब आइए प्रीवियस वीडियो पे फिर से आप, भारत में सोने के बेस्ट क्वालिटी के सिक्के सबसे पहले गुप्त शासकों ने जारी करवाए थे, आपको याद हो तो देखिए सोने के सिक्के प्रचलित करवाए। और इसने भी क्या किया, जब ये गद्दी पर बैठा राज्यारोहण, इसने भी एक नया संवत शुरू करवाया, गुप्त संवत 320 ईस्वी के लगभग, और उपाधि धारण की महाराजाधिराज, यानी महाराजाओं के भी महाराजा। अब हम दूसरा राजा देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना गया। इसने बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ करवाए। इसके सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम मिलता है, यानी अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। हम सिक्कों वाले वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में हम ये देख चुके हैं। साम्राज्य जो विस्तार है कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, राजपूताना, सिंध, गुजरात और दक्षिण के क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे क्षेत्र पर, पूरे भारत पर इन्होंने शासन किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के क्षेत्रों 12 राज्यों को जीत लिया था और जीतने के बाद उनके द्वारा विनती की गई तो दक्षिणा मोक्ष अनुग्रह की नीति के तहत समुद्रगुप्त ने उनको फिर से रिहा कर दिया, स्वतंत्रता दे दी, उनके राज्य लौटा दिए। इस प्रकार समुद्रगुप्त जो है वो बहुत ही महान शासक थे, बहुत ही वीर सेनापति थे और कूटनीतिज्ञ तरीके से उन्होंने शासन किया। उन्होंने समझा कि सुदूर दक्षिण के जो क्षेत्र हैं उन पे नियंत्रण करना मुश्किल होगा, तो जीतने के बाद भी उन्होंने अपने क्षेत्र को, उनके शासन को लौटा दिया। इस तरह से जो चंद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। इनके राज्य को समझने का, इनके शासन को समझने का सबसे बेस्ट सोर्स जो हमने अभिलेखों वाले वीडियो में देखा था, प्रशस्तियाँ, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। जो इसके दरबारी कवि हैं हरिसेन, जो महासंधि विग्राहक एक पद होता है उस पर भी थे, साथ ही साथ दरबारी कवि भी थे, दोनों पदों पर नियुक्त थे। ये हरिसेन ने लिखा था और इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का वर्णन है। दिग्विजय यानी चारों दिशाओं में जो इसने विजय हासिल की थी। इस प्रकार स्मिथ इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। इनकी बहादुरी और रण कौशल, युद्ध में जिस तरह से इन्होंने ये कुशलता दिखाते हैं, उनको देखते हुए स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन जो है उसकी संज्ञा दी है। आगे आइए हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ये भी अपनी विजय उपलब्धियाँ, आप देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये वाला जो क्षेत्र है पूरा इसको जीता है। इसको जीत के इस क्षेत्र में चांदी के जो सिक्के हैं वो जारी करवाए। शकों को जीतने के उपलक्ष्य में इन्होंने शकारी उपाधि धारण की। ये पश्चिमी क्षत्रप का एरिया है, आपको ध्यान होगा शकों की एक शाखा, ये पश्चिमी क्षत्रप। तो विजय जो उपलब्धियां हैं वो इन्होंने, इसकी बहुत फेमस है, मतलब अच्छी विजय उपलब्धियां हैं। साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य है वो शांति व्यवस्था के लिए जाना जाता है।
इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती जो गुप्त है उसका वाकाटक नरेश जो है हम पढ़ चुके हैं, रुद्रसेन से विवाह किया था। और इनके शासनकाल में फाशियन विदेश यात्री भी आया था, जिसने फोक्यो की ग्रंथ में इनका डिस्क्रिप्शन दिया है इनके साम्राज्य का। इनके दरबार में बहुत ही विद्वान लोग सुशोभित होते थे, कालिदास, अमर सिंह जैसे, वो शोभा बढ़ाते थे। और शकों को पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस स्मृति में, उस याद में चांदी के सिक्के भी जारी करवाए, जिससे हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिम की तरफ भी शासन स्थापित हुआ था। उसके बाद आइए अन्य प्रसिद्ध शासक थे कुमारगुप्त। हेनसांग जो चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, आगे हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। उन्होंने इसको शकादित्य कहा, शक्रादित्य। और कुषाण जो ये जो कुमारगुप्त है, इनका मेन जो एक प्रसिद्ध काम था वो था उस समय की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के ये मेन संस्थापक थे, फाउंडर थे, जिसमें विश्व के कई हिस्सों से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे, स्पेशली मध्य एशिया। उसके बाद हम देखिए स्कंदगुप्त एक प्रसिद्ध शासक थे। भीतरी गांव अभिलेख जो है वो इनके शासनकाल के बारे में विशेष प्रकाश डालता है। इससे हमें पता चलता है कि इस राज सिंहासन पर बैठने के साथ ही जो हूण है उनके आक्रमण का सामना इन्हें करना पड़ा। हूण के बारे में अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है। और इन्होंने सिक्के जारी करवाए जिनमें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। एक इम्पॉर्टेंट उल्लेख और मिलता है इनके अभिलेख से, गुजरात यानी सौराष्ट्र के जो गिरनार पर्वत है वहाँ स्थित एक सुदर्शन झील है, उसका इन्होंने मरम्मत करवाया था, जीर्णोद्धार। बेसिकली इसका निर्माण मौर्य शासकों द्वारा करवाया गया, लेकिन उसके बाद ये टूट गई थी। और इसका जो जीर्णोद्धार है, मरम्मत आदि, वो स्कंदगुप्त के समय यहाँ के गवर्नर पर्णदत्त के बेटे चक्रपालिक के द्वारा करवाया गया था। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार मौर्य जो साम्राज्य था वो पूरे प्राचीन भारत में स्वर्ण काल माना गया है। प्रत्येक जो क्षेत्र है, चाहे वो आर्किटेक्ट स्थापत्य का है, चाहे वो मूर्ति कला, चाहे चित्रकला, चाहे इकोनॉमी का, चाहे साम्राज्य विस्तार का, पूरे भारत को एकीकरण करने का, उन सब में इसे स्वर्ण काल माना गया है। इतिहासकार मानते हैं कि इसके पतन का कारण था सेंट्रल पावर का वीक होना, साथ ही साथ बंगाल में जो गौण शासक हैं उनका शक्तिशाली होना। तो इस प्रकार प्राचीन भारत में गुप्त जो शासक हैं, गुप्त काल को गोल्डन पीरियड माना गया है, क्योंकि इस टाइम सभी क्षेत्रों में, सभी स्फीयर्स में उल्लेखनीय प्रगति हुई, हर फील्ड में प्रोग्रेस हुई, इस कारण से इसे गोल्डन पीरियड माना गया है। अब हम देखते हैं गुप्त काल के इतिहास जानने के सोर्सेस क्या हैं। तो आप देखिए, एक लिटरेरी सोर्सेस हैं, सिक्के हैं, इंस्क्रिप्शंस और बिल्डिंग्स हैं। लिटरेचर में हम देखें रिलीजियस बुक्स जो हैं, पुराण जैसे वायु, मत्स्य, विष्णु, ब्रह्म पुराण। धर्मशास्त्र में नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति। नाट्य जो पुस्तक है उसमें कौमुदी महोत्सव, देवी चंद्रगुप्त, इस तरह की पुस्तकें हैं। और अन्य साहित्यिक ग्रंथ हैं जैसे रघुवंश, मंजूश्री, मूलकल्प, कथा सरित सागर, व्रत कथा मंजरी। इनसे बेसिकली गुप्त काल के प्रशासन और सामाजिक जो धार्मिक जीवन है उनके बारे में पता चलता है। इसी के साथ चीनी विदेश यात्री फाशियन जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, उसके और उसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला श्वेतसांग और उसके बाद आने वाला इत्सेन, उनके भी विवरण, फाशियन के विवरण, फोक्यो की, श्वेतसांग के, सीयू की, ये जो इनके विवरण हैं इनमें इनके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। प्रशासनिक, मुख्यतः प्रशासनिक और उस समय का जो सामाजिक और बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। आइए सिक्के बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस काल के इतिहास जानने के सोर्सेज में। इनसे ना केवल साम्राज्य विस्तार, क्योंकि देखिए पश्चिमी क्षेत्र में चांदी के सिक्के मिले, शकारी उपाधि, तो ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षेत्र में जो शक हैं उनको हराकर साम्राज्य विस्तार किया। तो साम्राज्य विस्तार के बारे में पता चलता है। रिलीजियस, धार्मिक जीवन, धार्मिक दशा, ये विष्णु के उपासक थे, ये पता चलता है। कल्चरल, इनके लाइफ के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ इनके सिक्के सोने के बेस्ट सिक्के थे। इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक खूब प्रोग्रेस हुई, यानी व्यापार वाणिज्य में भी खूब उन्नति हुई, ये सब पता चलता है। तो सिक्कों पे क्या लिखा है? सिक्कों पे आकृति बनी है विष्णु की और गुरुड़ की, यानी ये जो गुप्त शासक थे ये विष्णु के उपासक थे।
उस पर वीणा बजाते हुए दिखाया है, तो यानी जो समुद्रगुप्त हैं संगीत प्रेमी थे। उपाधि धारण की अश्वमेघ पराक्रम, यानी वो अश्वमेघ यज्ञ करवाया, बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत साम्राज्य विस्तार था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य हैं, उन्होंने चांदी के सिक्के जारी करवाए, उन शकों के हराने के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के पश्चिमी भारत में ही प्रचलित थे। तो इस तरह से सिक्कों से बहुत पता चलता है। आर्थिक क्षेत्र का तो इतना पता चलता है कि देखिए, तो मौर्योत्तर काल, मुख्यतः गुप्त काल के बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के मिलते हैं और बेस्ट क्वालिटी के। इट शोज कि जो गुप्त काल है उसके समय आर्थिक प्रगति अपने चरम पर थी, और गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद के जो समय है उसमें आते आते सिक्कों का मिलना कम हो गया। मिश्रित धातु मिक्स्ड मेटल के सिक्के मिले, जिससे कि पता चलता है कि सोने के सिक्कों की संख्या कम हो गई। इन सब से ये पता चलता है कि आर्थिक स्थिति में गिरावट आई, व्यापार आदि में कमी आई। अब आइए एक नेक्स्ट तरीका जो है उनका है, नेक्स्ट जो सोर्स है वो है इनकी अभिलेख, यानी प्रशस्तियों के रूप में, तारीफ के रूप में जो लिखे गए इनके अभिलेख हैं। और सबसे मेन है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जो इसके कवि हरिशेन ने लिखवाया है। बेसिकली जो प्रयाग प्रशस्ति है ये अशोक का एक स्तंभ है, और ये अशोक के स्तंभ पर समुद्रगुप्त ने लिखवाई है, जिसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, उसने कौन कौन से जीत हासिल की, व्यक्तिगत जीवन में वो कैसा था, किन किन अधिकारियों की नियुक्ति की, साथ ही साथ गुप्त काल की शासन व्यवस्था, कहाँ तक साम्राज्य विस्तार हुआ, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे हमें हूण आक्रमण और स्कंदगुप्त ने उन्हें कैसे पराजित किया ये हमें पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो इस तरह से ये जो मौर्य शासक हैं इनके इतिहास जानने, गुप्त शासकों के इतिहास जानने के सोर्सेज हमने देखे। अब देखिए जो पुष्यभूति वंश है, यानी प्राचीन भारत का अंतिम शक्तिशाली जो हिंदू राजवंश है उसको हम देख रहे हैं, पुष्यभूति वंश। बेसिकली आप इसका एरिया देख पा रहे हैं, ये जो बाउंड्री की हुई है येलो में, ये पुष्यभूति वंश के शासक हैं। इनका साम्राज्य इस क्षेत्र में विस्तृत था। इसके प्रसिद्ध जो शासक हैं वो हर्षवर्धन हैं। तो देखिए इसका जो क्षेत्र है वो दिल्ली के आसपास हरियाणा में थानेश्वर या स्थानेश्वर जो क्षेत्र है वो माना गया है। प्रभाकर वर्धन और जो हर्षवर्धन है ये इसके प्रसिद्ध शासक थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनके भाई हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली, और ये 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया बहुत ही अच्छे तरीके से। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और ये शिव और सूर्य के उपासना भी करते थे, इनके भक्त भी थे। बाद के वर्षों में ये बौद्ध धर्म की फॉलोवर बन गए, उसकी तरफ इनका रुझान बढ़ा, और बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है, बौद्ध धर्म बेसिकली दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो शाखा थी बौद्ध धर्म का प्राचीन स्वरूप था, और महायान जो शाखा थी वो इसका नवीन स्वरूप था। तो महायान जो शाखा है उसके ये फॉलोवर बन गए। इनकी राजधानी बेसिकली कन्नौज थी। इनको इनके इतिहास जानने के सोर्सेज हैं अभिलेख, हर्षचरित्र और ह्वेनसांग जो विदेश यात्री इनके शासनकाल में आया था उसके वृत्तांत, उनसे पता चलता है इनके शासनकाल के बारे में। तो इस तरह से हमने देखा मौर्योत्तर यानी पोस्ट मौर्यन जो टाइम है उसमें किन किन डायनेस्टीज़ ने शासन किया, बाहर से आए कौन सी शक्तियाँ थी जिन्होंने शासन किया, और इस टाइम में राजा के शासन करने के तरीके क्या थे, कौन से नियम थे, डिवाइन ऑरिजिन। गुप्त काल के जो राजा थे मेनली गुप्त वंश, उनके बारे में विस्तार से देखा, और गुप्त वंश के इतिहास जानने के सोर्सेज। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों ने अभी तक इसके पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर वो सारे वीडियोस देख लीजिए। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक डाल दूँगी, आप उनमें जाके भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो विश यू गुड लक, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर